बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं वो नहीं जो तारे तोड़ने की बातें करे और चांद को हथेली पर लाकर रख देने के दावे करता फिरे। मेरे बस में जो है और मैं जितना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ करूँगा। कोई लम्हा ऐसा नहीं कि जब मैं तुम्हें याद नहीं करता। तो मेरे हवास पे इस तरह छाई रहती हो जैसे कोई फ़र्ज़ हो और मैं इसे अदा करने से चूक ना जाऊँ। मैं किसी भी लम्हे इस फ़र्ज़ को कज़ा नहीं होने देता। जैद बाग में अकेला बैठा मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गाड़े इसे मैसेज कर रहा था। मायरा ने इसका मैसेज पढ़ा और खामोश हो गई। इसने जवाब देना मुनासिब ना समझा। शायद वो इससे ज़्यादा मरासम बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर थी। वो एक ही दफ्तर में काम करते थे, इसलिए खामोश रहती। जैद की बातों पर वो किसी किस्म की भी मज़ाहमत से गुरेज करती थी। मेरा बस नहीं चलता कि मैं तुम्हारे सामने वो चीज़ ला के रख दूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो। तुम एक बार आजमा के देख लो मायरा, मैं रात के 3 बजे तुम्हारी दहलीज पर तुम्हारी खातिर आने को तैयार हूँ। किसी दिन मुझे आवाज़ देकर देख लेना। जैद की मोहब्बत वाकई लासानी थी। परसों 14 फरवरी है। लोग इस दिन को मोहब्बत के दिन के तौर पर मनाते हैं। तुम्हें तो पता होगा। वो इसके सामने मेज़ पर बैठा इसे मोहब्बत का दिन याद करवा रहा था। लेकिन मैं इस दिन को नहीं मनाती। ये दिन हम मुसलमानों के लिए नहीं बना। मायरा ने मुंह फेरते हुए से जवाब दिया। तो क्या तुम मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती? रखती हूँ, बल्कि मोहब्बत तो मुझे मुकम्मल करती है। लेकिन इस दिन ही क्यों? बहरहाल जैद, तुम बिल्कुल भी इस दिन को मत मनाना। मायरा ने हंसते हुए जैद को कहा और उठकर अपने कैबिन में चली गई। वो जैद के इरादे कहाँ जानती थी। वैलेंटाइन का दिन आन पहुंचा। ऑफिस में कुछ लोग सुर्ख लिबास पहन कर आए थे, लेकिन मायरा हमेशा की तरह सादा सा लिबास पहने अपने कैबिन में दाखिल हुई। अचानक इसकी नज़र अपने टेबल पर पड़े एक सुर्ख फूल पर पड़ी, जिसके साथ एक गिफ्ट भी रखा हुआ था। इसने चौंक कर साथ रखी महंगी तरीन बेशुमार चॉकलेटों में से एक चॉकलेट को उठाया और कैबिन से बाहर झांक कर देखने लगी। ये किसने रखा? कहीं मैं गलत कैबिन में तो नहीं घुस आई? नहीं नहीं, कैबिन तो मेरा ही है। कौन हो सकता है मेरा इतना चाहने वाला, जबकि ऑफिस के तमाम लोगों को मालूम है कि मेरी शादी कामिल से होने वाली है। कामिल तो ऐसी हरकत नहीं कर सकता, वो तो पाकिस्तान में नहीं है। फूल और गिफ्ट को पकड़कर वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसके फ़ोन की रिंग बजी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ओह, तो ये आपने भेजा, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे सब कबूल नहीं है। आपको हर हाल में कबूल करना होगा मायरा। आपको चॉकलेट पसंद है ना? प्लीज़ दोस्त समझ के खा लें। मैं कोई दूसरा रिश्ता इस्तवार करने की दरख्वास्त नहीं कर रहा, और गिफ्ट भी आपके लिए है। खोल कर देखें, पसंद आए तो बताना। साथ ही फ़ोन कट गया। कितनी बार जैद साहब को कहा है कि मैं इन सब चीज़ों के लायक नहीं। मेरा मुकाम इनसे बहुत कम दर्जे पर है। मुझे गिफ्ट्स ना भेजा करें, लेकिन सुनते ही नहीं। मैं इनको बार बार मना कर चुकी हूँ, लेकिन ये मौसूफ मेरी एक नहीं सुनते। गिफ्ट खोल कर वो सर पकड़ कर बैठ गई। जैद साहब, आप भी हद करते हैं। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं मानती हूँ। शायद इसीलिए आपको दोस्त समझती हूँ, लेकिन मैं इतने तहाइफ आपसे नहीं ले सकती। आप इतना तकल्लुफ़ क्यों करते हैं? अब आप ही बताएं, मैं घर जाकर क्या जवाब दूंगी कि अंगूठी कहाँ से आई? घर वाले पूछेंगे कौन सा ऐसा अहमद दोस्त है जो इतनी कीमती अंगूठी देता है। मैं क्या बहाना बनाऊंगी? आप ऐसा करें, ये वापस ले जाएं। वो जैद की कैबिन में खरीद से दरख्वास्त कर रही थी। कह देना कि नीचे से मिली है। जैद ने इसे आइडिया दिया और ज़ोरदार कहका लगाया। बहरहाल अब जो गिफ्ट दे दिया वो कभी वापस नहीं लूँगा। तुम्हारे नाम जो कर दिया वो सिर्फ तुम्हारा है। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। ये एहसान नहीं, मोहब्बत है जो मैं तुमसे करता हूँ। आप मुझे शर्मिंदा करते हैं मुझ पे इतना कुछ निछावर करके। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं है, बल्कि मेरे दिल को गहरा सुकून मिलता है। आप क़यामत के रोज़ मुझसे हिसाब मांगेंगे तो कहाँ से इतना हर्ज जाना बढ़ूंगी। जो चीज़ मैं तुम्हारे नाम करता हूँ वो सिर्फ तुम्हारी होती है। मैं इसके बाद भूल जाता हूँ। क़यामत को भी कुछ याद नहीं रखूंगा कि कुछ निछावर भी किया था तुम पे। आप मुझे वाकई बेबस और लाजवाब कर देते हैं, और शर्मिंदा तो मैं पहले दिन से हो रही हूँ। लोग क्या समझेंगे कि मैं लालची औरत हूँ। मैं लोगों को पता ही नहीं चलने देता। तुम लोगों की परवाह ना किया करो। सच में जैद साहब, आप जैसा दीवाना मैंने पहली बार देखा है। चलो मायरा, लंच करते हैं। इसकी दोस्त कुलीग ने इसे ऑफिस ब्रेक में लंच का कहा तो इसे सर दर्द का बहाना बना दिया। सब लोग ऑफिस की कैंटीन में बैठे लंच करने में मसरूफ थे, जबकि जैद की नज़र मायरा पर थी। मायरा हर रोज़ यूं ही लंच ब्रेक में ऑफिस में अकेली बैठी रहती थी।
आज भी वो हस्बे मामूल बैठी अपने मोबाइल की स्क्रीन को वक्त गुजारने के लिए स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक इसके सामने एक जिंगर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और कुछ फ्राइज रख दिए गए। वो हैरानगी से इस सारे सामान को देखकर इस सामान को रखने वाले की तरफ देखने लगी। ये क्या? इसने चौंक कर जैद से पूछा। ये लंच है, आज का लंच मेरी तरफ से करो। जैद ने इसके सामने बेतकल्लुफी से बैठते हुए कहा। लेकिन मुझे भूख नहीं, मैं नहीं कुछ भी खा सकती, और वैसे भी मैंने कितनी बार कहा है कि इतना तकल्लुफ ना किया करें, कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं आपको। मायरा ने कसम साते हुए जैद के लाए हुए खाने को इनकार कर दिया। देखें मायरा, ये रिस्क की बेहुरमती करने के मुतरादिफ है, और मैं तो खा कर आया हूँ। ये सिर्फ आपके लिए आपको खाना होगा। मैं जानता हूँ, मैं जाता हूँ। आप चाहें तो इसको कूड़ेदान में फेंक कर रब की नेमतों की नाशुक्री कर सकती हैं, और अगर चाहें तो इसे खाकर इस रिस्क का हक अदा कर सकती हैं। चॉइस आपके हाथ में है। इतना कहकर जैद वहां से चला गया। जैद ऐसा पहले भी कई बार कर चुका था। किसी तरह किसी भी बात पे मजबूर करके इसे लंच करवा देता था। वो बेशुमार मना करती, लेकिन जैद बाज आने वालों में कहा था। आप मुझे बहुत शर्मिंदा करते हैं। कभी कोई गिफ्ट थमा देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, फिर मुझे कस्में देकर इतनी सारी चीजें देते हैं। मुझे अपने तौर पे बहुत शर्मिंदगी का एहसास होता है। पता नहीं मैं क्यों आपको मना नहीं कर पाती। हत्ता कि मैं लालची औरतों में से भी नहीं हूँ। मुझे तो एहसान लेना भी पसंद नहीं। न जाने कौन सी ताकत है जो मुझे आपके सामने बेबस कर देती है। मायरा सिर्फ अल्फाज का सहारा ही ले सकती थी। ये सब मेरी मोहब्बत का नतीजा है। मैं जानता हूँ तुम्हें भी मोहब्बत है, जब भी तो तुम मुझे इनकार नहीं कर पाती। जैद ने अपनाइयत से मायरा को कहा। इतना चाहने वाला नसीब वाले को मिलता है, मगर मेरा नसीब तो रब ने लिख दिया हुआ है। जैद, आप मेरे नसीब में होते तो मैं कभी आपको अपने दिल की दहलीज से मायूस ना लौटाती। ये मेरी मजबूरी है कि मैं आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकती। मेरा मुकद्दर तो कामिल के साथ लिख दिया गया है। मैं इस मंगनी को तोड़ने का सोच भी नहीं सकती। मेरे बुजुर्गों ने कामिल के साथ मुझे मंसूब किया है। अब आखिरी दम तक मैंने यही साथ निभाना है, चाहे इस रिश्ते में मोहब्बत हो या नफरत। इस रिश्ते को आखिरी दम तक निभाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूँ मायरा कि तुम्हारी मंगनी बचपन में तुम्हारे चचाजाद से हो गई थी। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा और कामिल के बीच मैं नहीं आ सकता। लेकिन मायरा, क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? मुझे तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। मुझे तुमसे बातें करना अच्छा लगता है। क्या तुम जानती हो कि कोई लम्हा ऐसा नहीं जब मैंने तुम्हें ना सोचा हो। मैं तुम्हारी मंगनी तुड़वा कर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद भी नहीं करना चाहता। वो एक अच्छा इंसान है। तुम्हें क्या मालूम मैं कितना तड़पता हूँ ये सोच कर कि हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। हम दोनों दरिया के वो किनारे हैं जो दूर तक एक दूसरे के सामने साथ चल तो सकते हैं, लेकिन मिल नहीं सकते। तुमसे बात करके और तुम्हारे किसी काम आके मेरे अंदर एक गहरा सुकून उतर जाता है। मुझे खुद से दूर ना क्या करो, मुझे सब काम करने दिया करो। जैद ने मायरा को अपने दिल की कैफियत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। आज तुम ऑफिस नहीं आई अभी तक? मायरा की गैर हाजिरी से तड़पा रही थी। मेरी बस छूट गई थी और मैं खुद परेशान हूँ। ऑफिस इतना दूर है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। सख्त गर्मी में मायरा बस छूटने पे परेशान थी, जबकि ऑफिस का रास्ता भी बहुत लंबा और दुश्वार था। इससे अपनी मजबूरी जैद से बयान की। अब क्या करोगी तुम? ऐसा करो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तुम मेरी बाइक पे ऑफिस जाओ। तुम्हें पता है ना कि छुट्टी की गुंजाइश नहीं है। गोया जैद इसे ऑफर कर रहा था। जैद साहब, आपकी तो बस इतनी ज़रूरी मीटिंग है, आप कैसे आ सकते हैं? और वैसे भी आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो हम दोनों के लिए बुरा साबित हो सकता है। वो शशोपंज में पड़ी जैद को बोल रही थी। ये सब तुम्हारे मसाइल नहीं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। और रही बात मुझे पहचानने की, तो तुम अपने मोहल्ले से बाहर सड़क पे आ जाओ, मैं चेहरा लपेट कर आता हूँ। तुम्हें ऑफिस तक बाहिफाजत पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। जैद ने तो जैसे इसके लिए आसानियां पैदा करने की ठान रखी थी। लेकिन जैद साहब, लेकिन कुछ नहीं, जल्दी करो, वक्त कम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, वरना आज के ज़माने में कौन इतना कुछ करता है। मुझे ऑफिस पहुंचाने के लिए अपना कीमती वक्त बर्बाद किया आपने। चेहरा ढांप कर मुझे लेने आ गई, किसी की भी परवाह नहीं की। अगर आज मेरी छुट्टी हो जाती तो मेरी सैलरी काट ली जाती और जुर्माना अलग से अदा करना पड़ता।
वो तशक्कुर बड़े अल्फाज ज़ैद पर नछावर कर रही थी। इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। मेरा बस चले तो तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर ले जाऊं, तुम्हें हर चीज़ मुहैया कर दूं, तुम्हारा हर काम कर दूं। मायरा, मुझे खुद कभी कभी खुद पे हैरत होने लगती है। मैं तुमसे कैसी मोहब्बत करता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, फिर भी तुमसे वास्ता रखना चाहता हूँ। मैं हर वक्त तुम्हें मयस्सर होना चाहता हूँ। मेरा बस नहीं चलता मायरा कि मैं तुम्हारे लिए क्या से क्या कर गुजरूं। वो मायरा को अपनी बेबसी बता रहा था। इसकी नम आंखें मायरा को भी आबदीदा कर गईं, लेकिन वो दोनों अपनी जगह मजबूर और बेबस थे। हैप्पी बर्थडे मायरा। ऑफिस की एक कोलीग ने इसको सालगिरह की मुबारकबाद दी और अपने कैबिन में चली गई। वो मुस्कुराती हुई अपने कैबिन में दाखिल हुई। कुर्सी पर बैठते ही इसने फाइल उठाकर साइड पर रखना चाही, लेकिन फाइल के नीचे रखा हुआ एक चमकदार लॉकेट इसे हैरान कर गया। लॉकेट पे अंग्रेजी में मायरा लिखा हुआ था। उफ खुदाया, कितना खूबसूरत है। ये नाम वाला लॉकेट तो मैं अक्सर इंस्टाग्राम पर देखती हूँ, लेकिन इतना महंगा होता है कि मैं लेने का सोच भी नहीं सकती। यकीनन जैद साहब ने दिया होगा। कितनी दफा इनको मना किया है, मैं कैसे इनको बात करूं। वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि यकायक इसके कैबिन में जैद दाखिल हुआ। कैसा लगा सरप्राइज। इसके हाथ में मजीद कुछ गिफ्ट थे। मुझे मालूम था ये आपका कारनामा ही हो सकता है। क्यों इतना शर्मिंदा करते हैं मुझे। आपको मालूम है कि मुझे चीजें वसूल लेने का बाद रात भर नींद नहीं आती। लोग क्या सोचेंगे। अगर किसी को पता चला तो मुझे ही मुर्द इल्जाम ठहराया जाएगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा, ना ही किसी को पता चलेगा। बस तुम ये लॉकेट पहनकर दिखाना, और ये सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। तुम्हारी पसंद मैं अच्छी तरह जानता हूँ। गिफ्ट को इनकार नहीं करते, चुपचाप ये सब वसूल करो। और हाँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कोई टाइम पास करने की खातिर ऐसा करता हूँ? नहीं, मुझे ऐसा हरगिज नहीं लगता, क्योंकि जो टाइम पास होता है वो चंद माह से ज्यादा अरसा नहीं चलता। मुझे इस ऑफिस को ज्वाइन किए हुए 5 साल गुजर चुके हैं, और आप पिछले 5 साल से ही इस तरह मोहब्बत जताते आ रहे हैं। मुझे शुरू में लगता था कि आपकी दोस्ती वक्ती है, मगर आपने मेरा हमेशा साथ दिया, मेरी ज़रूरतें तक पूरी की, जिसकी वजह से मेरी खुददारी को खासी ठेस भी पहुंची रही। लेकिन अब कभी पीछे नहीं हटे। मेरे मना करने के बावजूद आप कभी मना नहीं हुए। मैं तो हमेशा ही आपके आगे हार जाती हूँ। अगर ये टाइम पास होता तो पहले साल ही सब खत्म हो जाता, मगर आज तक सब कुछ जूं का त्यों है। सैयद साहब, इन सब बातों के अलावा एक कड़वी हकीकत भी मेरे साथ मुंसलिक है, जिसके मुतालिक आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे रास्ते जुदा हैं। मैं आज भी वही कहूँगी जो हमेशा कहती आई हूँ, कि आप अब भी पीछे हट सकते हैं। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। मुझे मेरे हाल पर अकेला छोड़ दीजिए। मायरा ने हमेशा की तरह आज भी जैद को दो कहा था। बस हो गया तुम्हारा लेक्चर। अब मेरी सुनो मैडम, ये लॉकेट पहन कर दिखाओ। आज तुम्हारा बर्थडे है। चिल करो यार। दिल तो चाह रहा है केक मंगवा कर ऑफिस में खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करूं, लेकिन सारा ऑफिस हैरान रह जाएगा और हम दोनों के मुतालिक अजीब बातें हो सकती हैं और तुम नाराज हो जाओगी। मुझे सिर्फ तुम्हारी नाराजगी से डर लगता है। बस मुझसे कभी नाराज ना होना मायरा। मैं तुम्हारी नाराजगी नहीं सह सकता। जैद ने इसे कहा और इसके कैबिन से चला गया। अजीब आदमी है, इतना समझाने पर भी पीछे नहीं हटा। इसे अच्छी तरह मालूम है कि हमारे रास्ते जुदा हैं। मैंने पहली बार ऐसा दीवाना देखा है। ऐसा आशिक तो कभी मैंने फिल्मों में भी नहीं देखा। अगर मैं कामिल की मंगना होती तो जैद को चुनने में एक लम्हा न लगाती, लेकिन अब मैं कामिल की अमानत हूँ। कामिल के साथ गद्दारी करना खयानत करने के मुतरादिफ होगा। वो लॉकेट को हाथ में पकड़े अपने ख्यालों की दुनिया में खो चुकी थी। आज तो जैद साहब को ये चेक देकर दम लूंगी। समझते क्या है खुद को, इतनी अनायात मुझ पे करके बड़े सखी बनते करते हैं। वो बड़बड़ाती हुई जैद के कैबिन में दाखिल हुई और एक चेक बुक जैद के सामने रखकर टेबल पर रख दी। गोया आज वो फैसला करके आई थी कि वो इन चीज़ों की कीमत देना चाह रही थी जो आज तक जैद साहब दे चुके थे। इसकी अना और खुददारी इसकी आरे आती थी। ये क्या है? जैद ने एक निगाह चेक बुक पर डाली और सवालिया नजरों से मायरा को देखते हुए पूछा। ये ब्लैंक चेक है जैद साहब। आपने आज तक मुझ पर जितनी भी अनायात की हैं और जितने तहाइफ मेरे नाम किए हैं, इन सब की कीमत आप मुझसे वसूल कर सकते हैं और इस ब्लैंक चेक पर अपनी पसंद से जितनी अमाउंट चाहें लिख सकते हैं। मैं साइन कर दूंगी। मेरी खुददारी हरगिज मुझे आपसे कुछ भी लेने की इजाज़त नहीं देती। इसने दो टोक अल्फाज में बोल दिया।
تو کیا تمہیں لگتا ہے میں اس چیک پہ قیمت بھروں گا؟ زید نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مائرہ نے ایک چیک کاٹا، اس پر سائن کیے اور زید کے سامنے رکھ دیا۔ آپ جتنی قیمت چاہیں اس پر لکھ سکتے ہیں، اماؤنٹ والا کھانا خالی ہے۔ چیک اس کے سامنے رکھ کے وہ جا چکی تھی۔ زید چیک کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میں سے اپنی محبت کی قیمت لوں گا، اسے کیا خبر میں کیسی محبت کرتا ہوں اس سے۔ زید نے مسکراتے ہوئے چیک کو دیکھا اور اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا۔ جس دن میری شادی کامل کے ساتھ ہو جائے گی، اس دن آپ مجھے بھول جائیں گے نا؟ لنچ بریک میں وہ آفس کے ایک ٹیبل پہ اس کے سامنے بیٹھی سے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں نے تمہیں اپنی دوست مانا ہے، تم جہاں بھی جاؤ خوش رہو، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم میری نہیں ہو سکی تو میں تم سے زبردستی بھی نہیں کروں گا۔ محبت تو نام ہی قربانی کا ہے۔ بہرحال میں ہمیشہ تمہیں اپنے دل میں رکھوں گا، زید نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اور ہاں، جس موڑ پر تمہیں میری ضرورت پڑے گی، میں ایسے تمہارے لیے خود کو وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسے آج تیار رہتا ہوں۔ تمہیں کبھی میری محبت میں کمی نظر نہیں آئے گی، تم ہمیشہ مجھے اپنا اچھا دوست پاؤ گی۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری باتیں بے معنی لگیں، لیکن تم آزما کے دیکھ لینا۔ عجیب شخص تھا، زندگی ساری اس کے نام کر چکا تھا، اس کو دوست مانتا تھا، لیکن دل میں محبت لیے پھرتا تھا، محبت کو قربان تک کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ مائرہ اس کی ان باتوں کو اکثر حماقت سمجھتی تھی، لیکن یہ تو زید کو معلوم تھا کہ مائرہ اس کے لیے کیا تھی۔ محبت ہی عجیب تھی اس کی، سب کچھ جان کر بھی اس کے راستے میں آسانیاں فراہم کرتا رہتا تھا۔ اس کو دور سے دیکھ کر بھانپ جاتا تھا کہ مائرہ کے سر میں درد ہے، کہ اس کلیگ کے ہاتھ پیناڈول کی گولی، ایک پانی کی بوتل اور کڑک چائے کا کپ اس کے کیبن میں بھیج دیتا تھا۔ مائرہ حیران سی دیکھتی رہ جاتی تھی کہ زید کو کیسے پتا چلا کہ مجھے سر میں شدید درد ہے۔ اس وقت زید اسے ایک فرشتہ محسوس ہوتا تھا، کیونکہ اسے واقعی چائے اور ایک سر درد کی گولی کی اشد طلب ہوتی تھی۔ مائرہ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ آج بھی آفس میں مائرہ کے کیبن میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھا اور چند آنسو بہا کر کیبن سے باہر آ جاتا تھا۔ موبائل پر گھنٹوں مائرہ کے کیے ہوئے میسیجز پڑھتا رہتا اور وقت گزارتا تھا۔ مسجد میں آج بھی جمعے کی نماز کے بعد اس نے مائرہ کے نام کا چندہ دیا تھا۔ وہ ہر وقت مائرہ کے لیے کچھ اچھا کرنے کا سوچتا تھا۔ مائرہ کبھی کبھی سابقہ آفس میں آتی، اپنی کولیگ دوستوں سے ملنے کے بعد چلی جاتی۔ ہر بار زید اسے سب کے سامنے کولیگ ہونے کے ناطے کوئی تحفہ تھما دیتا۔ وہ سب کے سامنے اسے انکار کر ہی نہ پاتی، کیونکہ زید سب کے سامنے دے کر انکار کی کوئی گنجائش نہ چھوڑتا۔ زید صاحب، اب ایسا کریں گے تو میں آفس آنا پہلے سے کم کر دوں گی۔ مائرہ میڈم، پہلے ہی آپ 4 مہینوں میں ایک بار آتی ہیں، آتی رہا کریں، یہ ظلم نہ کیجیے گا ہم پہ۔ اور پھر سارے کولیگز کا کہکا آفس میں گونجا۔ مائرہ کو گئے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، اس کی سیٹ فل ہو چکی تھی، لیکن زید پھر بھی ایک بار اس کے کیبن کے سامنے سے ضرور گزرتا تھا، جبکہ وہ کیبن زید کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ عجیب شے ہے محبت بھی، نہ لفظوں کی محتاج ہوتی ہے، نہ اظہار کی متلاشی ہوتی ہے، قربان کر دی جاتی ہے اور کئی دلوں میں چھپ کر بسیرا کر کے بیٹھی رہتی ہے۔ اکثر راتوں کو چپ کے آنسو بن کے بہتی ہے، کسی انجانے وجود کی باہوں میں کسی خیالوں کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرتی ہے۔ عجیب ہوتی ہے محبت، کبھی دکھ دیتی ہے تو کبھی سمیٹ لیتی ہے، چپ کے یہ سہتی رہتی ہے، قطرہ قطرہ بہتی ہے۔ محبت بھی عجیب ہی ہوتی ہے، آرزوؤں کو حسرت میں بدلتی ہے، سب کچھ چھنتا ہوا محسوس ہوتا ہے، خالی ہاتھ چھوڑ جاتی ہے۔ عجیب تو واقعی ہوتی ہے محبت، جب کم بخت ہوتی ہے سکون بھی غارت ہوتا ہے، خواہش اس کی بھینٹ چڑھتی ہے، شامیں بھی سوگوار ہوتی ہیں، راتیں قربان ہوتی ہیں، دل ہی دل میں ایک عظیم جنگ چھڑ جاتی ہے، جس میں نہ ہار ہوتی ہے نہ جیت ہوتی ہے۔ انسان کسی دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ تنہا اپنی انا اور حسرتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ مائرہ اس کے دل سے کبھی نہیں نکلی تھی، اس نے زندگی کے کئی سال مائرہ کی محبت میں گزارے تھے۔ ایک خاموش اور سکوت کے ساتھ مائرہ کی باتیں اکثر اپنی گفتگو میں دہراتا تھا۔ اس نے مائرہ کو کہیں نہ کہیں اپنے اندر زندہ، قائم اور موجود رکھا تھا۔